तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित होंगे। ये 50 प्रश्न 100 अंक के रहने वाले हैं। भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। और भाग 3 के अंदर दोस्तों अपन विद्यालय विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें से दोस्तों 5-5 प्रश्न होंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के। फिर अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे 20 प्रश्न, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित दोस्तों 4-4 प्रश्न पढ़ेंगे। और भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे और सूचना तकनीकी से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न। यानी कि पूरा का पूरा इसी पैटर्न पर अपना ये मॉडल पेपर है वो आधारित है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले अपन देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान व राजस्थानी भाषा से संबंधित है 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए भाग 1 में आपके कितने प्रश्न गलत हुए वो भी आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको दोस्तों सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए दोस्तों कोड से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में जिला दे रखा है और सूची सेकंड में पर्वत दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए जालोर में कौन सा पर्वत है। जालोर के अंदर दोस्तों झारोला पर्वत है। कौन सा? झारोला पर्वत है। जयपुर के अंदर कौन सा है? तो दोस्तों जयपुर के अंदर बरवाड़ा है पर्वत। ठीक है। अलवर के अंदर कौन सा है? तो अलवर के अंदर भानगढ़ है। और सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। अब देखिए यहाँ पे भाग 2 के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दे रखे हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन है वो अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, तो ये कथन है दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो ये नहीं इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, प्रभावित है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अरावली है वो मानसून के समानांतर है राजस्थान में, तो मानसून है वो सीधा निकल जाता है बिना टकराए, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। चौथा देखिए राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सभी नदियां नहीं है, यहाँ पे अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें ए, बी और डी ये तीनों कथन दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है? सेकंड नंबर के ऑप्शन में है। यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इसका भी उत्तर दोस्तों अपने को कूट भाषा में देना है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति ये बिल्कुल करती है। देशांतरीय अवस्थिति ये नहीं करती है। अरब सागर से दूरी ये करती है। उच्चावच विशेषताएं ये भी करती है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 3 4 ये तीनों दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर 1 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 और 4। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? रानीसर टाका कहाँ पर है? तो दोस्तों ये रानीसर टाका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, तो वो कौन सी है? तो जल किसमें संग्रहण करते हैं? राजस्थान के थार के मरुस्थल यानी कि पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर, तो वो टाके में। ठीक है, टाका बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाका। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, ये वाले जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में दोस्तों सागवान के वृक्ष है वो अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं दोस्तों नहीं करता है। दोस्तों ये सागवान के जो वृक्ष है ये 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए सही है लेकिन आर गलत है।
3 नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नमभूमि के रूप में चयनित किया गया है? रामसर कन्वेंशन के तहत निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नमभूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो वो है दोस्तों केवलादेव घना, केवलादेव घना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सांबर है और 2 नए और बनाए गए हैं। राजस्थान में 4 नमभूमि क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवलादेव घना। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है। रेवरीना मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में पाई जाती है रेवरीना मृदा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर फसल दे रखा है और सूची सेकंड में उच्च उपज किस्म दे रखी है। यहाँ पर देखिए गेहूं की किस्म कौन सी है दोस्तों? गेहूं की इनमें से सुमेलित करना है। ठीक है, गेहूं की किस्म है दोस्तों राज 3077, राज 3077 है ये गेहूं की किस्म है। जो की कौन सी किस्म है? तो दोस्तों RD 2035, RD 2035 है ये जो की किस्म है। बाजरे की दोस्तों कौन सी किस्म है? तो दोस्तों बाजरे की RHB 30, RHB 30 है ये बाजरे की किस्म है। और मक्के की कौन सी किस्म है? तो दोस्तों माही कंचन है ये मक्के की किस्म है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4321। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले दोस्तों मात्र और मात्र 3 ही जिले हैं। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मेले का संबंध डामोर जनजाति से नहीं है? बताइए, इनमें से अपने को बताना है कि कौन से मेले का संबंध है वो डामोर जनजाति से नहीं है। देखिए छेला बावजी का मेला ये डामोर जनजाति से संबंधित है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला ये भी डामोर जनजाति से संबंधित है। बेणेश्वर मेला ये भी डामोर जनजाति से संबंधित है। कोटेश्वर मेला ये गरासिया जनजाति से संबंधित मेला है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए सही सुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसमें एक ही सही सुमेलित है, बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खेरवाड़ा एस्बेस्टस, दोस्तों उदयपुर के खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यही सही है। इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पे खनिज है और सूची सेकंड में उत्पादक जिला है। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में उत्पादक जिला है। तो यहाँ पर इसमें देखिए वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट खनिज का जो उत्पादक जिला है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों नागौर। ठीक है, कौन सा है? नागौर। और बेरिलियम का उत्पादक जिला तो वो है दोस्तों उदयपुर। और मैग्नीज का है दोस्तों बांसवाड़ा। और बेंटोनाइट का है दोस्तों बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, 4321 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4321। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? बताइए राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सौर ऊर्जा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ पर्यटन सर्किट है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। एक तरफ पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन सर्किट है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए ब्रज मेवात सर्किट, ब्रज मेवात सर्किट है ये दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र में आता है ये? तो ये आता है दोस्तों अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये दोस्तों ब्रज मेवात सर्किट है वो कहलाता है। शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी के अंदर दोस्तों देखिए सिक्कर, झुंझुनू और चूरू ये 3 जिले आते हैं शेखावाटी के अंदर। तो ये इसमें 2 का 3 हो जाएगा। मरु सर्किट, मरु सर्किट मतलब दोस्तों आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि मरु का मतलब मरु का मतलब दोस्तों मारवाड़ यानी कि मरुस्थल। तो यहाँ पर इसमें
क्या हो जाएगा, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें मरु सर्किट में। और मेरवाड़ा सर्किट, ये दोस्तों मेरवाड़ा क्षेत्र है, ये अजमेर का क्षेत्र कहलाता है, अजमेर के आसपास का। तो ये मेरवाड़ा सर्किट में दोस्तों अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 1 3 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 1 3 4 2, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न, रेड कोर में स्थापित किया गया था। बताइए रेड कोर कब स्थापित किया गया था। तो ये रेड कोर की स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 2004 में की गई थी। ठीक है, अक्टूबर 2004 में इसकी स्थापना की गई थी रेड कोर की। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और अमलानंद घोष, ये चारों व्यक्ति हैं वो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित थे, लेकिन आरसी अग्रवाल नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। देखिए चावंड को अपनी राजधानी बनाया तो ये दोस्तों 1585 में बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो चावंड को अपनी राजधानी बनाई, और ये राजधानी है वो दोस्तों 1615 तक रही, 1615 तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ के रामपोल शिलालेख में मेवाड़ के किस परगने का उल्लेख नहीं मिलता। चित्तौड़गढ़ के रामपोल शिलालेख में मेवाड़ के किस परगने का उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मांडलगढ़ का मिलता है, ठीक है, फुलेरा का भी मिलता है, बिनावदा का भी मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सलुम्बर का नहीं मिलता। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सलुम्बर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। पंसारी की हवेली दोस्तों कहाँ पर है, तो ये श्री माधोपुर सीकर में है, श्री माधोपुर सीकर में है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। किस दुर्ग को कहा है, तो ये रणथंभौर दुर्ग को कहा है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद आता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है होली। ठीक है, होली 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होली। ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो गुगरी केवड़ा ये लोकगीत है, ठीक है, मूमल, पीपली, कुर्जा, ये दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। बताइए कौन से नृत्य की है, सभी को पता होगा, गुडला नृत्य की प्रसिद्ध यानी कि गुडला नृत्य की विशेषता है। कहाँ पर किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है। किसकी याद में, तो दोस्तों राव सातल देव की याद में दोस्तों ये किया जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी किसको बोलते हैं, ओलंदी बोलते हैं दोस्तों नववधु के साथ जानने वाला पुरुष या स्त्री, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है वो ओलंदी कहलाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की, तो स्वामी लालगिरी ने दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी, स्वामी लालगिरी ने। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो ये दोस्तों मीठे शाह की दरगाह है ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। कहां पर है, गागरोन दुर्ग में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गागरोन दुर्ग में।
28 नंबर का प्रश्न है, पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुष्करणा युवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है जयनारायण व्यास। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। पुष्करणा युवक मंडल की जो स्थापना है वो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। 4 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था? दोस्तों उसको छाबदार बोलते थे। क्या बोलते थे? छाबदार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सी चीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए अजरक प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो ये पहले का हो जाएगा 4। पावरलूम कपड़ों की छपाई ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बालोतरा की प्रसिद्ध है। ठीक है। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मोटड़ा है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मसूरिया है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मसूरिया साड़ी है ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4-3-2-1 यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 4-3-2-1। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये बेंगू कहाँ पड़ता है? तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है। ये 1921 में हुआ था ये किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली है तो दूसरी तरफ जिला है। एक तरफ बोली है तो दूसरी तरफ जिला है। वागड़ी बोली है ये दोस्तों कौन से जिले में बोली जाती है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये बोली है वो बोली जाती है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। जगरोटी बोली दोस्तों ये करौली में बोली जाती है। धावड़ी बोली तो दोस्तों धावड़ी है ये उदयपुर में बोली जाती है। और गोडवाड़ी है ये दोस्तों पाली और जालौर में बोली जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1-3-2-4। 1-3-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1-3-2-4 यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली है दूसरी तरफ क्षेत्र है। एक तरफ बोली है तो दूसरी तरफ क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए सोंदवाड़ी बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, ये सोंदवाड़ी बोली। देवड़ावाटी बोली तो दोस्तों ये देवड़ावाटी बोली है ये सिरोही में बोली जाती है। और धावड़ी दोस्तों उदयपुर में बोली जाती है। और धाटी है ये बाड़मेर में बोली जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा DBAC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार, राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार और काव्य रचना दोस्तों दे रखी है दूसरी तरफ। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार काव्य रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नृत्य संगीत मूलक काव्य, नृत्य संगीत मूलक काव्य तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें चरचरी। कौन सा? चरचरी काव्य रचना। ठीक है। और चरित्र मूलक काव्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों हरिपिंगल। कौन सा है? हरिपिंगल। और मंगल मूलक काव्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों धवल। ठीक है। और प्रेम मूलक काव्य कौन सा है? तो वो बीसल देव रासो है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-1-4-2। 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-1-4-2। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओंथाई नहीं दिन हाल रचना के लेखक है। ओंथाई नहीं दिन हाल रचना के लेखक है, तो वो कौन है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंबिका दत्त। अंबिका दत्त। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आज की आवाज नामक कृति के रचनाकार है। आज की आवाज नामक कृति के रचनाकार है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों रागे राघव। रागे राघव। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ साहित्य, एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ साहित्य है। अपने को बताना है कि कौन से साहित्य की रचना किसने की। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर नारायण सिंह की भाटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सांझ है इस साहित्य की रचना की गई थी। और मनोहर शर्मा के द्वारा दोस्तों, मनोहर शर्मा के द्वारा रोहिडेरे रोहिडेरा फूल, रोहिडेरा फूल की रचना है वो की गई थी। और कुंदन माली के द्वारा दोस्तों जंगरो लेखो साहित्य की रचना की गई थी। और नाथुराम महिरारिया के द्वारा दोस्तों गांधी शतक की रचना है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसीबीए, डीसीबीए, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, छत्रपति रासो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काशी छंगानी द्वारा रचित इस ग्रंथ में नागौर का इतिहास वर्णित है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये काशी छंगानी द्वारा तो रचित है छत्रपति रासो, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नागौर का नहीं, इसमें बीकानेर का इतिहास का वर्णन है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, बीकानेर के इतिहास का वर्णन है। और उसके अंदर दोस्तों एक मतिरे की राड़ नामक एक युद्ध हुआ था, जो करण सिंह तो था बीकानेर का, और अमर सिंह था नागौर का शासक। और ये युद्ध के बारे में दोस्तों जानकारी उसी में मिलती है। तो उसमें नागौर के इतिहास का नहीं, उसमें बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये गलत हो जाएगा। इस ग्रंथ में मतिरे की राड नामक युद्ध का वर्णन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दूसरा नंबर का कथन सत्य है, पहला इसमें गलत है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, मुनोत नैणसी द्वारा रचित किस ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की गई थी। मुनोत नैणसी द्वारा रचित किस ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की गई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मारवाड़ प्रगनारी विगत, मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसकी रचना है दोस्तों मुनोत नैणसी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न है, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दाऊलाल बोहरा, दाऊलाल बोहरा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दाऊलाल बोहरा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं वो अपने को बताना है। तो दोस्तों अफीम उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व है राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भरतपुर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रामगढ़ में। कहाँ पर है, रामगढ़ में है, रामगढ़ जैसलमेर में। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर पर भी आक्रमण किया, चित्तौड़ पर भी किया, सिवाना पर भी किया, जालोर पर भी किया है। रणथंभौर पर 1301 में किया था, चित्तौड़ में दोस्तों 1303 में किया था, सिवाना पर दोस्तों 1308 में किया था, और जालोर पर दोस्तों 1311 में किया था। ठीक है, अब वहां का कौन सा शासक सुमेलित नहीं है वो अपने को बताया। रणथंभौर का शासक है वो दोस्तों हमीर देव था। ठीक है, रणथंभौर का शासक है वो दोस्तों हमीर देव था, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़गढ़ का शासक राणा रतन सिंह था, ये भी बिल्कुल सही है। सिवाना का शासक मालदेव नहीं था, मालदेव तो दोस्तों जोधपुर का शासक था, और ये दोस्तों राणा सांगा के समय था। ठीक है, राणा सांगा के समय था, राव गंगा का पुत्र था दोस्तों ये। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। जालोर का कानड़ देव था, बिल्कुल सही है। सिवाना का था तो दोस्तों राव सातल देव, मालदेव नहीं था, राव सातल देव था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो ये किया था दोस्तों दादू दयाल जी।
ठीक है, दादू दयाल जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? कुदरत सिंह दोस्तों ये मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीनाकारी कला के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मगन सागर जी महाराज। मगन सागर जी महाराज 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मगन सागर जी महाराज। इन्होंने मीन पुराण की रचना है वो की थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रणमल छंद के रचयिता थे। रणमल छंद के रचयिता कौन थे? तो वो थे दोस्तों श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास है ये रणमल छंद के रचयिता थे। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म है वो चुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए द्वारकनाथ भट्ट इन्होंने दोस्तों रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना की, ये गलत हो जाएगा। नहीं, देखिए द्वारकानाथ भट्ट इन्होंने रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, और दलपत विजय की जो रचना है वो कुमांड रासो के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। कुंभा के द्वारा दोस्तों सॉरी, इसमें देखिए द्वारकनाथ भट्ट के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई, दलपत विजय के द्वारा दोस्तों कुमांड रासो की रचना की गई, कुंभा के द्वारा संगीत राज की ग्रंथ यानी कि रचना की गई, विजयदान देथा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आसागर, वो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों विजयदान देथा ने दोस्तों कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि अलेखू हिटलर, अनोखा पेड़, दुविधा, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों विजयदान देथा के। तो यहाँ पर इसमें आसागर है वो गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 1 में तो अपन ने दोस्तों 50 प्रश्न पढ़े थे, और अब अपन भाग 2 के अंदर भाग 1 में 50 और भाग 2 के अंदर 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है दोस्तों चिंकारा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इस योजना में बालिका के जन्म पर दोस्तों, इस योजना में बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव में कमी लाना है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव में कमी लाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, कमी नहीं लाना। ठीक है दोस्तों, इसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। तो संस्थागत प्रसव को तो बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। बाकी इस योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को राजश्री योजना के स्थान पर शुरू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना अंतर्गत प्रसूता का राजस्थान की निवासी होना अनिवार्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कथन इसमें गलत दे रखा है। 53 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो कहाँ पर है ये स्थित? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, भीलवाड़ा। 55 नंबर प्रश्न है, दुबई एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2017 में जेवेलियन थ्रो, शॉटपुट व डिस्कस थ्रो तीनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं।
दुबई एथलेटिक्स से ग्रांड प्रिक्स 2017 में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट व डिस्कस थ्रो तीनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों सुंदर गुर्जर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुंदर गुर्जर। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस स्थल से चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय का विक्रम संवत 1226 का शिलालेख प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस स्थल से चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय का विक्रम संवत 1226 का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों किससे? तो ये मेनाल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मेनाल से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में देखिए, सूची फर्स्ट में जिला दे रखा है और सूची सेकंड में प्रमुख उद्योग दे रखा है। यहाँ पर देखिए उदयपुर जिले का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीसा जस्ता। ठीक है, कौन सा है? सीसा जस्ता। नागौर का दोस्तों, नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा को दोस्तों वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, वस्त्र उद्योग है। कोटा में दोस्तों रसायन उद्योग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4 1 3 2, 4 1 3 2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 41वां संविधान संशोधन। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 41वां संविधान संशोधन। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है धारा 11 में। धारा 11 में 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। दोस्तों स्थायी पीठ की जो स्थापना है वो 1977 में की गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये अपना जो कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रपति द्वारा की गई थी दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों आगे देखिए, इसमें पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों कथन है वो सत्य है, बी इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना है, तो यहाँ पर ए, सी, डी यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्रमशः है? सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्रमशः है, तो वो क्रमशः है, तो वो है दोस्तों इसमें 12.5 अनुपात 87.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 87.5 राशि राज्य सरकार और 12.5% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों डिजिटल लर्निंग से संबंधित है ये इस्माइल कार्यक्रम। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार कब दिए जाते हैं? राज्य में एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार दोस्तों स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं तथा 12वीं में राज्य में प्रथम स्थान आने पर दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10वीं में एकलव्य पुरस्कार और 12वीं में दोस्तों
ये मीरा पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं हो सकता? बताइए, स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य है वो कौन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री दे रखा है ना, ये कई बार डायरेक्ट दे देता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के सरकार के शिक्षा मंत्री दोस्तों कभी भी सदस्य नहीं होता है एसएमसी का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड पंच, ठीक है, अध्यक्ष, ये होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता। 3 नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक का शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो वो है दोस्तों मातृभाषा या स्थानीय भाषा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 66 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित है क्या है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित कितने हैं? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कितने हैं? 45। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 45 होंगे। आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, तो ये कथन इसमें गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग है? तो कितने भाग है? तो दोस्तों इसमें 10 भाग है। कितने? 10 भाग और 29 धाराएं हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो दोस्तों वो है 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 10%। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10%। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वर्ष 2003 से 2015 के मध्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रहे, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे के कस्तूरी रंगन की बात हो रही है, तो ये 1994 से 2003 तक ये दोस्तों इसरो के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो ये टाइमिंग है वो दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी इसमें सही है। तो अपना पहला कथन है इसमें क्या हो जाएगा? असत्य है। और देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भी रहे, बिल्कुल सही बात है। कौन? के कस्तूरी रंगन। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। वे राज्यसभा व योजना आयोग के सदस्य भी रहे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत है।
73 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत की किन पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया दोस्तों भगवत गीता व नाट्य शास्त्र। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सरस लाडो मायरा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरस लाडो मायरा योजना के संदर्भ में दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। नहीं, सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है, सही है ये कथन तो सही है। सरस लाडो मायरा योजना की जो शुरुआत है ये जयपुर डेयरी द्वारा 5 अप्रैल 2025 को की गई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस योजना में बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। 51,000 की नहीं, 21,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो की जाती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें पहला कथन तो है क्या है? सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर इसमें केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें है केवल 2। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 के अंतर्गत राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2029 से 30 हेतु कितना प्रस्तावित है? राज्य की नई खनिज नीति 2024 के अंतर्गत राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2029 से 30 हेतु कितना प्रस्तावित है? तो बताइए दोस्तों, कितना प्रस्तावित है? तो ये 29-30 के लिए तो दोस्तों 5%, और वर्ष 1946-47 तक दोस्तों 8% बढ़ाने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, 5%। 76 नंबर का प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों स्कूटी वितरण से संबंधित है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये स्थापित की गई है दोस्तों भीलवाड़ा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, लोहागढ़ किला अवस्थित है? लोहागढ़ किला अवस्थित है तो दोस्तों ये भरतपुर में है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर में। 79 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो कौन सा एक जैन मंदिर है? तो दोस्तों वो है सतवीश देवरी, ये जैन मंदिर है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 80 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऊंट को किस श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया? ऊंट को किस श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है पशुधन श्रेणी, पशुधन श्रेणी में, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही है? ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही हैं, तो वो कौन है? तो वो है नीरज चौधरी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नीरज चौधरी। 83 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किस पोर्टल के माध्यम से पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं? किस पोर्टल के माध्यम से पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दीक्षा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दीक्षा। 84 नंबर का प्रश्न है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो वो कौन सा असत्य कथन है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह योजना 24 अगस्त 2025 को लागू की गई है। यह योजना 24 अगस्त 2025 को नहीं, यह योजना तो दोस्तों 2022 को ही लागू की गई थी, ठीक है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसके माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर संस्थान को फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी, बिल्कुल सही है।
इस योजना का बजट 2022-23 में की गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, राजस्थान के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करने वाले इस योजना हेतु पात्र हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य कथन है। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। एक नंबर का ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे देखिए, आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित माना जा गया है? आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 17। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 17। नेक्स्ट आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बताइए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए, बताइए। तो ये दोस्तों समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3/4। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालयों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो ये दायित्व होता है दोस्तों राज्य सरकार का। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार का। 90 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों या बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसमें 25% सीटें हैं वो आरक्षित की गई है। 3 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर विद्यालय विषय के 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 5 प्रश्न गणित के, 5 प्रश्न विज्ञान के और 5 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। ठीक है, कुल 25 प्रश्न है वो विद्यालय विषय से संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। आप देख रहे हैं दोस्तों लेवल 1 का मॉडल पेपर। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो वो है दोस्तों, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे बहिरंग है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों, बाकी सारी व्यंजन संधि के उदाहरण। 93 नंबर प्रश्न है, अविभाव समास का उदाहरण है। अविभाव समास का उदाहरण दोस्तों कौन सा है इनमें? तो यहाँ पर देखिए निपुता, निपुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुत्र रहित। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ का बोध कराने वाली लोकोक्ति है। तो दोस्तों इस अर्थ का बोध कराने वाली लोकोक्ति है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, काबुल में क्या गधे नहीं होते? काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो ये अपवाद तो सभी जगह होते हैं इसका अर्थ है। तो यहाँ पर इसमें इसके अर्थ के लिए दोस्तों ये लोकोक्ति है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, अब देखिए अपन 96 से और 100 तक इंग्लिश के प्रश्न पढ़ेंगे 5। देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। ही इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों, देखिए इसमें हैज लिव्ड आएगा, इसमें हैज लिव्ड। तो यहाँ पर इसमें देखिए एगो की बात हो रही है, 20 ईयर्स से वहां रह रहा है।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी हैज लिव्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस, ठीक है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है अपने को। द अर्थ इज सेड टू बी राउंड, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये पेसिव है तो इसका एक्टिव बनेगा दोस्तों पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, ये एक्टिव बनेगा दोस्तों इसका। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए आर यू अलोन माई सन, आर यू अलोन माई सन आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, क्लोज बिहाइंड मी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक आस्क्ड इफ वाज अलोन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होगा, ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड, इसमें ये होगा दोस्तों, देखिए ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ वाज अलोन, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट में आर का वाज होगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। द मैच वाज, द मैच वाज क्या आएगा आगे, तो इसमें आएगा कोल्ड ऑफ। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रद्द होना। आगे देखिए गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स, दोस्तों मुहावरा बताना है। तो ये मुहावरे बताना है, देखिए टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि छिपे हुए तथ्य को उजागर करना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू रिवेल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अब अपन 5 प्रश्न गणित से संबंधित पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो अपन इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो आप इसको 11 111 और 1111 इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये 4 3 2 1, तो ये 1234 तो ये हो गया। और आधा इसमें है, आधा इसमें, आधा इसमें और आधा इसमें, यानी कि 4 बार है तो इसमें 2 हो जाएंगे भाई। आधा आधा करके तो आप जोड़ोगे तो 4 बार जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। तो 1234 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1236। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 और 18 से विभाज्य हो। तो 10 12 15 और 18 का जो लसाअ है वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 900। कितना, 900। आप भाग दे के देख लीजिए, तीनों से भाग चला जाएगा इसमें 900 में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चारों से, ठीक है। 10 12 15 और 18 इन सभी का भाग 900 में चला जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि मूलधन 13,000 रुपए का 3.5 वर्ष के लिए ब्याज मूलधन 6370 है। तो 6370 है, तो यहाँ पर ब्याज बटे मूलधन, तो दोस्तों 6370 बटे 13,000 बराबर दोस्तों समय इंटू दर बटे 100। तो समय है वो दोस्तों देखिए 3 दूनी 6 7/2 अपन लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दर है इंटू दोस्तों 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 है वो दोस्तों नीचे आ जाएगा इंटू 100, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगी दर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज बी ए सी 30 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी 50 डिग्री है, त्रिभुज सी डी ई 25 डिग्री है, तब ए ई, तो दोस्तों तब ए ई डी, डी है ये, ठीक है, तब ए ई डी त्रिभुज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी ए सी, बी ए और ये सी, ठीक है, ये कितना है 50। तो दोस्तों सीधा सा है 150 180 में से 50 गया, 180 में से दोस्तों 50 ये गया। ए बी सी, ए बी सी दोस्तों यहाँ पे 50 दे रखा है, ठीक है, तो ये और बी ए सी,
बी ए सी ये 30 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 30 माइनस और कर दीजिए इसमें। ठीक है, कितना बचा? तो 180 में से 50 और 30 गए तो कितने बचे दोस्तों? 100 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी डी ई 25 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ए ई डी, तो ए ई डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 180 में से दोस्तों ये 100 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये ई सी डी, ये बच जाएगा दोस्तों ई सी और डी। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे 25 दे रखा है। ठीक है, और ये ई सी डी है, ये ये बनेगा दोस्तों इसमें 80 डिग्री। 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री, और ए ई डी बराबर दोस्तों त्रिभुज सी और त्रिभुज डी, ये दोस्तों 80 प्लस 25 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न है, यदि एक वर्ग की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो दोस्तों 4 गुना होगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुना 100। अब देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट डॉट दोस्तों 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 केजी द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से तेज दागा जाता है। पिस्टल का प्रतीक शिफ्ट वेग यानी कि पीछे हटने का वेग होगा, तो ये होगा दोस्तों कितना? तो ये होगा दोस्तों वेग -1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 150 बटे 2000 कर लोगे। आगे देखिए, ये फोकस है। ठीक है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर देखिए पायरुविक अम्ल, एसिटिहाइड्रिक एथिल अल्कोहल अभिक्रिया में ए व बी एंजाइम क्रमशः है। तो ए व बी एंजाइम क्रमशः है, तो वो कौन सा है एंजाइम? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए पायरुविक डिकार्बोसिलेज, एल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों XY। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर XY। 111 नंबर प्रश्न है। अब देखिए ये सामाजिक अध्ययन के 5 प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? तो बूंदी कहलाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुख्यालय जयपुर में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो दोस्तों 12 प्रतिनिधि है वो शामिल थे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों कैसी होती है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रश्न हिंदी के होंगे, 4 प्रश्न इंग्लिश के, 4 प्रश्न गणित के, 4 प्रश्न विज्ञान के और 4 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के होंगे। ठीक है, 116 से 135 तक अपन ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में
संज्ञा से संबंधित तथ्य समझाने के लिए पहले उदाहरण देता है, फिर उसकी परिभाषा बताता है। यह विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि दोस्तों आगमनात्मक विधि कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही था। 117 नंबर प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? तो कौन सी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत तो कौन सा है? तो वह है क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है तो ये है दोस्तों, इसमें सुनी हुई पाठ्य सामग्री दोहराव के लिए अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपनी अपनी गति से अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। शिक्षक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन 4 प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है, देखिए, कनेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और इसमें देखिए पीजियो मोटर डोमेन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 121 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट ए टेक्निक फॉर स्पीकिंग स्किल। तो वो है दोस्तों इसमें मॉडल रीडिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मॉडल रीडिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे द प्रोटेक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंटिन्यूअस एवोल्यूशन इज बेसिकली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया? करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रयोगशाला विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लिंग्वाफोन यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो ये दोस्तों श्रव्य सामग्री। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 126 नंबर प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है? तो वो मुख्य गुण है दोस्तों विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है? तो वो असत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि को जानने के लिए, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है? ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है, तो वो देखिए तेज प्रक्रिया होने के नाते यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये लाभ नहीं है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों लाभ है। 129 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? तो ये सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है तो वो है दोस्तों विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? तो वो है दोस्तों महंगी सामग्री। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम का उपयोग छात्रों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्रोत आधारित। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्रोत आधारित। 133 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपने निश्चित ध्येय को उन
व्यवहारगत आदर्शों से प्राप्त करने में असमर्थ रहता है जो उसके पास विद्यमान हो। उक्त परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी है दोस्तों किसने, तो ये गेट्स ने ये परिभाषा दी है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गेट्स ने ये परिभाषा दी है। 134 नंबर का प्रश्न है, करके सीखना पर आधारित है। करके सीखना पर आधारित है तो दोस्तों वो है प्रयोजन विधि पर ये आधारित है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा मूल्यांकन की सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक की स्वयं की भी योग्यता का मापन किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। 5 नंबर का भाग है शैक्षणिक मनोविज्ञान, और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित दोस्तों अपन 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 137 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक के किन पक्षों का विकास होता है, तो किन पक्षों का विकास होता है, तो दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 137 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, तो ये होता है दोस्तों शिशुवावस्था पे। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध में सत्य कथन है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों इसमें देखिए ये सारे के सारे ही हैं। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं ये चारों। आगे देखिए, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 141 नंबर प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो है विद्यालय। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्यालय। 142 नंबर प्रश्न है, सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है, तो हल का यह कथन संबंधित है, तो दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर प्रश्न, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो ये समझ सकता है दोस्तों भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, तो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए। यहाँ पर ये पूछा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है, और अपने को दोस्तों क्या करना है, कोट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, कक्षा का अवलोकन आधारित है, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण भी है, छात्रों का लिखित कार्य भी है, संचयी और उपख्यानात्मक अभिलेख भी है, तो यहाँ पे योग्यता परीक्षण नहीं है, ये सहायक नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल ही 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 6 के अंदर दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी को आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सभी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। 147 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो वो है दोस्तों लेजर प्रिंटर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेजर प्रिंटर। 148 नंबर प्रश्न है, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों में शामिल है, तो वो है दोस्तों निजता, साहित्यिक चोरी, सत्यनिष्ठा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
150 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय, HTML का आशय क्या है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने